हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को प्रतिशत के एक विशेष कॉन्सेप्ट के सवाल कराऊंगा और ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि हर परीक्षा में इस कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा है जो प्रतिशत में बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके सवाल बारी बारी से लगातार आते रहते हैं? तो वो कॉन्सेप्ट है हमारा इस टाइप के क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो एक उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च जो है बराबर रहे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस कॉन्सेप्ट में खर्च जो है बराबर रहेगा। अगर कीमत बढ़ेगी तो हमें खपत में जो है कटौती करनी पड़ेगी, यानी कि खपत में कटौती कितने प्रतिशत की जाए जो खर्च बराबर रहे, ये पूछा जाएगा। अगर कीमत में कमी होगी तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च बराबर रहे। तो इस टाइप के सवाल जो है इस कॉन्सेप्ट के तहत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस टाइप के सवालों को कराने से पहले मैं आप लोगों को एक जनरली कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि वो जनरल कॉन्सेप्ट पर ही इस टाइप के सारे सवाल आधारित होते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे दो संख्याएं हैं, एक ए ले लो और एक बी ले लो। ठीक है, दो संख्याएं ए और बी हैं। अगर इनकी हम गुणा कर दें तो इनका क्या आएगा? गुणनफल आएगा। इनका गुणनफल आएगा। तो जब दो संख्याएं ए और बी हैं जी और उनका गुणनफल सदैव कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट, यानी कि अपवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है, यानी कि स्थिर रहता है। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं, अगर उनका गुणनफल जो है स्थिर रहता है तो ऐसी कंडीशन में जो ए पहली संख्या जो होती है वो दूसरी संख्या के वैध क्रमानुपाती होती है। यानी कि ये दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे के वैध क्रमानुपाती यानी कि उल्टी होती है। ठीक है, तो ये ए संख्या जो होती है वो बी के कैसी होगी? वैध क्रमानुपाती होगी। यानी कि ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के वैध क्रमानुपाती होंगी। ठीक है, ये कंडीशन कब लागू होगी? जब दोनों संख्याओं की गुणा जो है हमेशा स्थिर रहे, बदले नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान पहली संख्या का मान यानी कि ए का मान जिस अनुपात में बदलेगा, ए का मान जिस अनुपात में बदलेगा, अनुपात में बदलेगा, बी का मान उसके उल्टे अनुपात में बदलेगा। उल्टे अनुपात में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पर अगर ए की जगह अगर मैं यहाँ पर 50 ले लेता हूँ और इस बी की जगह के 10 ले लेता हूँ तो इसका गुणनफल कितना आएगा? 500 आएगा। इसका गुणनफल कितना आएगा? 500 आएगा। अब मैं 50 को यानी कि ए के मान को बदल के घटाकर अगर 25 कर दूं, ए के मान को अगर घटाकर यानी कि पहले मान को अगर घटाकर 25 कर दूं तो यहाँ पर गुणनफल यही रहे। स्थिर रखने का मतलब गुणनफल इतना ही आना चाहिए। कितना? 500 ही रखने के लिए, गुणनफल 500 ही रखने के लिए अगर मैंने पहले मान को घटाकर 50 से 25 कर दिया तो दूसरे मान को सिंपल है हमको बढ़ाना पड़ेगा और इतना बढ़ाना पड़ेगा कि फिर बढ़ाए हुए मान की इस 25 में गुणा करने पर 500 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? मैंने यहाँ पर 10 को बढ़ाकर हमें कितना करना पड़ा? 10 को बढ़ाकर हमें यहाँ पर 20 करना पड़ा। तभी तो 25 और 20 की गुणा कितनी आएगी? 500 आएगी। तो अब देखिए पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 500 है और 50 को कम करके 25 कर दिया, 10 को बढ़ा करके 20 कर दिया। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी
500 है, यानी कि दोनों स्थितियों में जो है गुणनफल स्थिर है, गुणनफल नहीं बदल रहा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनका अनुपात निकाल के। पहली संख्या किस अनुपात में बदली? पहली संख्या किस अनुपात में बदली? 50 से 25 हो गई। तो पहली संख्या इसको पहली ले लेते हैं, इसको दूसरी ले लेते हैं। तो पहली संख्या का अनुपात कितना हो गया? पहली संख्या का अनुपात हो गया 50:25। 50:25, यानी कि 25 दूनी 50, 25 से कम 25, यानी कि 2 अनुपात हो गया हमारा पहली संख्या का अनुपात। ठीक है, अब हम दूसरी संख्याओं में अनुपात देख लेते हैं। ये पहली संख्याओं में अनुपात आ गया और ये दूसरी संख्याओं में अनुपात कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या में अनुपात आ जाएगा हमारा 10:20। 10:20। ठीक है, 10:20 आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे तो कितना आ गया? 1:2। ठीक है, कितना आ गया? 1:2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने गुणनफल स्थिर रखा तो पहली संख्या जिस अनुपात में बदली, दूसरी संख्या ठीक उसके उल्टे अनुपात में बदली। यानी कि पहली संख्या अगर 2:1 में बदली तो दूसरी संख्या किस अनुपात में बदली? ठीक इसके उल्टे, यानी कि 1:2 के अनुपात में बदलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब भी दो संख्याओं का गुणनफल स्थिर रहेगा तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे और साथ ही साथ पहली संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी संख्या ठीक उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है कि यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो एक उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च अपवर्तित रहे। खर्च का मतलब खर्चा जो हो, आलू पर होने वाला खर्चा है वो उतना ही रहे। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आज हम 100 रुपए के आलू खा रहे हैं तो कीमत बढ़ जाने के बाद भी हम 100 रुपए के आलू खाएंगे, लेकिन कीमत जब बढ़ जाएगी तो 100 रुपए के आलू पहले से कम मिलेंगे। तो जितने कम मिलेंगे उतने वही खर्चे में कटौती हो जाएगी। अब देखिए इसको हल किस तरीके से करेंगे। जैसे 10% बढ़ जाती है तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10% का मतलब हो गया 1/10, क्योंकि 10% का मतलब 10/100, 10 धाम 100, 10 कम 10, 10 धाम 100, यानी कि 1/10। ठीक है, अब 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10% बढ़ जाती है तो 10% का मान कितना हो गया? फ्रैक्शन में 1/10 हो गया। और 1/10 का मतलब ये हो गया कि अगर आलू की कीमत पहले 10 थी तो अब +1 बढ़ जाती है तो अब जो हो जाएगी 10 से 11 हो जाएगी। यानी कि जो आलू की कीमत जो है, आलू की कीमत पहले कितनी थी? पहले 10 थी और अब जो है 1 बढ़कर कितनी हो गई? क्योंकि 10 का 10% कितना हो गया? 1 ही तो हुआ और 10% कीमत बढ़ी है तो पहले अगर 10 हो गई तो 10% बढ़ गई, यानी कि 1 बढ़ गई तो 10 और 1 कितना हो गया? अब 11 हो गई। तो आलू की कीमत पहले 10 थी अब बढ़कर 11 हो गई। ठीक है, तो खपत में क्या होगा? खपत कितनी हो जाएगी? खपत का अनुपात कितना रहेगा? खपत का अनुपात ठीक इसका उल्टा होगा। यानी कि कीमत का अनुपात अगर 10 से 11 हो गया है तो खपत जो है इसके उल्टे अनुपात में होगी। यानी कि खपत जो है 11 से पहले 11 थी अब खपत 10 होगी। ठीक है, यानी कि कीमत का जो अनुपात होगा खपत का ठीक उसका उल्टा अनुपात होगा। यानी कि कीमत और खपत दोनों के अनुपात एक दूसरे के सदैव उल्टे होंगे। कब? जब खर्चा स्थिर रहेगा। खर्चा स्थिर है, खर्चा अपवर्तित का है तो इसका मतलब खर्चा स्थिर है। खर्चा का अब ये दोनों क्यों उल्टे रखे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि खर्चा बराबर क्या होता है? खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा खपत। और मैंने अभी बताया ही था कि दो संख्याओं की गुणा अगर स्थिर रखना है तो पहली संख्या में जो अनुपात आएगा वो दूसरी संख्या के अनुपात का उल्टा होगा। तो यहाँ पर जो कीमत का अनुपात है तो जो भी अनुपात है तो खपत का अनुपात ठीक इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो देखिए
पहले खपत 11 थी और अब कितनी हो गई, 1 घट गई, 11 से 1 घट गई, 11 से 1 घट के कितनी हो गई, 10 हो गई। अब ये जो 1 है जो घट के 10 हुआ है, 1 का अंतर आया है, ये 1 पहले वाली कीमत का कितना प्रतिशत है वो निकाल लेंगे। तो सीधे सीधे कितना आ गया, 1/11, ये 1 11 का कितने प्रतिशत है निकाल लेंगे। तो इसका मतलब 1/11 गुणा 100, यानी कि ये सीधे सीधे आ जाएगा 9.09%। ठीक है, 9.09%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ये सीधे सीधे हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, 9.1%, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत कम अंतर है, बाकी उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो इस तरीके से 9.09% की हमें खपत में कम कटौती करनी होगी, तभी जो है हमारा खर्चा जो है अपवर्तित रहेगा। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि कुल व्यय वही रहे, यानी कि खर्चा वही रहे। अगर 500 रुपये खर्चा हो रहा है तो कीमत बढ़ाने पर भी हम 500 रुपये ही खर्च करेंगे वस्तु पर। जब 500 रुपये खर्च करेंगे तो सीधी सी बात है खर्च में उसकी खपत में जो है कटौती थोड़ी बहुत होगी। ठीक है, क्योंकि उतनी तो चीज़ नहीं मिलेगी जब चीज़ महंगी हो गई है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे पहला किया है। ठीक है, 22% की वृद्धि हो रही है तो 22% का मतलब क्या हो गया, 22% का मतलब ये हो गया कि 22/100। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 11 22, 2 50 100, यानी कि ये आ गया हमारा 11/50। ठीक है, तो 22% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। हमने निकाली कितनी, 11/50 आ गई। अब 11/50 का मतलब क्या हो गया कि वस्तु की कीमत अगर पहले 50 थी तो अब 50 का 22% बढ़ गई है। तो 50 का 22% कितना है, 11 है। 50 का 22% कितना है, 11 है। तो 11 बढ़ गई है, यानी कि कीमत अगर पहले 50 रुपये थी तो बढ़ के 11 बढ़ के कितनी हो गई, 11 बढ़ के अब हो गई 61 हो गई। पहले कीमत 50 थी और 11 बढ़ के कितनी, 11 50 का 22%, 11 बढ़ के कितनी हो गई, 61 हो गई। तो पहले की कीमत और अब की कीमत का रेशो निकल गया। ठीक है, जब पहले की कीमत और अब की कीमत का जब रेशो निकल गया है तो इसी की सहायता से हम जो है खपत का रेशो निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, खपत का रेशो। तो जब भी खर्चा जो है नहीं बदलेगा, अपवर्तित रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो है कीमत का जो रेशो वो कीमत और खपत के रेशो एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो अगर कीमत का रेशो 50 रेशो 61 है तो खपत का कितना हो जाएगा, 61 रेशो 50। ठीक है, इसका मतलब खपत जो है पहले 61 थी और 61 से घट के कितनी हो गई, 50 हो गई। तो हम कितनी घट गई, 11 घट गई। कितनी घट गई, 11। तो अब ये जो 11 घट गई है, कटौती हुई है खपत में, ये पहले की खपत यानी कि 61 का कितने % है ये निकाल लेंगे। तो सीधी सीधी बात आ जाएगी, कटौती प्रतिशत बराबर ये 11 61 का कितने प्रतिशत है, तो 11/61 गुणा 100। ठीक है, तो यह आ गया हमारा 1100/61। ठीक है, अब हम 61 से भाग नहीं देंगे, हम इसको थोड़ी देर के लिए 60 मान लेते हैं। तो जब 60 मान लेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 60 मान लेंगे तो 60 मानेंगे तो 60 110 में करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 60 एकम 60 एक ही बार जाएगा। कितने बचे, 50, यहाँ हो गई 500, यहाँ कितने हो गए 500। तो 60 कितनी बार जाएगा, 60 अट्ठे 480, 8 बार जाएगा, 9 बार तो जाएगा नहीं, तो 8 बार जाएगा, यानी कि हमारा 18 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा। तो हमने ऑप्शन में देख लिया कि 18 जो उत्तर है वो केवल ऑप्शन ए में है, बाकी में तो 19 है, 21 है, 20 है। तो इसका मतलब यह है हमारा आंसर कौन सा सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए पूरा उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है। जब हम भाग देते हैं तो अगर ऑप्शन थोड़े से दूर दूर होते हैं तो भाग देने की पूरा जरूरत नहीं है। हमने देखा कि 18, अगर यहाँ पर 18.89 होता
तब हम भाग पूरा दे के देखते, लेकिन हमने भाग दे के जो है पूर्णांक जो कितना आ गया 18 आ गया, तो पूर्णांक एक ही ऑप्शन में 18 है, तो आगे भाग देने की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे पहले ऑप्शन को ही आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है हमारा कि यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 110 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में जो है कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी कि उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च जो है उतना ही रहे, पहले जैसा ही रहे। अगर पहले वो 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करता था तो वो आज भी 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करे। तो जब महंगा पेट्रोल हो जाएगा तो जितना 100 रुपये में पहले मिलता था उतना थोड़ी ना मिलेगा, अब तो कम मिलेगा। तो जितना कम मिलेगा उतना ही जो है उसकी खपत में कमी हो जाएगी। ठीक है, और उसी कमी को प्रतिशत में निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे 95 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 110 रुपये लीटर हो गया, यानी कि जो पेट्रोल की जो कीमत है वो पहले कितनी थी, पहले और बाद में। पहले कीमत थी कितनी 95 रुपये प्रति लीटर और बाद में कितनी हो गई 110 रुपये प्रति लीटर। तो पहले और बाद की कीमतों में हम रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसे काट देंगे 5 19 95, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 19:22 आ गया कीमत का। ठीक है, तो जब कीमत का रेशो 19:22 है तो खपत का रेशो कितना हो जाएगा, खपत का रेशो ठीक कीमतों को रेशो का उल्टा होगा जब खर्च स्थिर है तो। ठीक है, तो इसकी खपत का रेशो हो जाएगा 22:19। ठीक है, तो ये रेशो हमें क्या बता रहा है, ये रेशो हमें ये बता रहा है कि खपत अगर पहले 22 थी तो खपत में कमी कितनी हो जाएगी, खपत में 22 से 19 हो गई, तो कितने की कमी हो गई, 3 की कमी हो गई। ठीक है, खपत में पहले से कितने की कमी करनी पड़ी, 3 की कमी करनी पड़ी। अब ये 3 जो है पहले की खपत का कितने प्रतिशत है ये निकाल देंगे सीधे सीधे, इसलिए प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 3/22 गुणा 100। 2 11 22, 2 50, 100 से कट जाएगा, 50 या 150 बटे 11, कितनी बार कट जाएगा भैया, देखो 11 कम 11, 4 बचे, 11 थी 33, 7 बचे, 0.70, 11 6 66, 66 आ गया, 4 बचे, 11 थी 63, 13.63 आ जाएगा, 13.63। ठीक है, तो ये प्रतिशत आ रहा है इतना। ठीक है, यानी कि इतने प्रतिशत जो है उसके अपनी खपत में कटौती करनी पड़ेगी। तो 13.63 में कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। 13.64% की खपत में कमी करनी होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथा सवाल है हमारा कि एक आयत की लंबाई में 66 सहित 2/3% की वृद्धि की जाती है, यानी कि आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि की जाती है, 66 सहित 2/3% की वृद्धि की जाती है। तो आयत का क्षेत्रफल स्थिर रखने के लिए, यानी कि आयत का क्षेत्रफल हम बदलना नहीं है, हमको आयत के क्षेत्रफल को स्थिर ही रखना है। तो आयत के क्षेत्रफल को स्थिर रखने के लिए आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, देखिए कोई भी आयत है उसकी लंबाई में अगर हम बढ़ा देंगे और क्षेत्रफल हमें उतना ही रखना है तो सिंपल है, उसकी चौड़ाई में कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी। जब हम कमी करेंगे तभी उसका क्षेत्रफल जो है पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी यही हमको निकालना है। ठीक है, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्षेत्रफल स्थिर रख रहे हैं, इसका मतलब ये दो संख्याएं हो गई, दोनों संख्याओं का गुणनफल स्थिर रखना है हमको। तो लंबाई जिस अनुपात में बदलेगी चौड़ाई उसके ठीक उल्टे अनुपात में बदलेगी। ठीक है, तो लंबाई किस अनुपात में बदल रही है पहले वो अनुपात निकाल लेंगे। देखिए 66 सही 2/3% का मतलब क्या हो गया, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 66 सही 2/3% कितना हो जाएगा, देखिए
अगर हम 33 सही 1/3% हम जानते हैं किसके बराबर होता है, फ्रैक्शन में 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने प्रतिशत के बिल्कुल शुरुआत की वीडियो में बता रखा है, परसेंटेज की स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू के अनुसार 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। अगर इसका दुगुना मैं कर दूं, 33 दूनी 66 और 2 एकम 2, इसका मैं दुगुना कर दूंगा तो यहाँ भी दुगुना हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मान कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। ठीक है, अब इतने की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले लंबाई अगर 3 थी तो उस लंबाई में 66 सही 2/3% की वृद्धि हुई, यानी 3 का 66 सही 2/3% 2 है, तो 2 की वृद्धि हो गई। तो पहले अगर लंबाई 3 थी तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 और 2, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगी। ठीक है, तो जो लंबाई का रेशो आ गया, लंबाई में रेशो कितना हो जाएगा, पहले और अब की लंबाई में रेशो कितना हो जाएगा, 3 अनुपात, पहले 3 थी अब बढ़कर कितनी हो गई, 3 और 2 5 हो गई। ठीक है, इसका मतलब जो है चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा, चौड़ाई किस अनुपात में बदलेगी, लंबाई 3 से अगर 5 हुई है तो चौड़ाई ठीक इसके उल्टे अनुपात में बदलेगी, यानी कि 5:3 हो जाएगा। यानी कि चौड़ाई 5 जो है 5, पहले 5 थी अब वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी कम हो गई हमारी, 2 कम हो गई, पहले से कितनी चौड़ाई कम हो गई, 2 कम हो गई। तो अब ये 2 जो है पहले की चौड़ाई का कितना प्रतिशत है ये निकाल लेंगे, तो 2/5 आ जाएगा। अब 2/5 गुणा प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 5 बीसम 100, यानी कि 40% आ गया। यानी कि चौड़ाई जो है पहले से कितने की कमी करनी पड़ेगी, 40% की कमी करनी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो लंबाई जिस अनुपात में चेंज होगी, चौड़ाई इसके ठीक उल्टे अनुपात में चेंज होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्षेत्रफल स्थिर रखना है, हमें यहाँ पर क्षेत्रफल स्थिर रखना है, इसलिए लंबाई का जो अनुपात होगा वो चौड़ाई के अनुपात का ठीक उल्टा होगा। यानी कि लंबाई जिस अनुपात में चेंज बदलेगी, चौड़ाई इसके ठीक उल्टे अनुपात में बदलेगी। ठीक है, अब देखेंगे हम 5वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, 5वां सवाल भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पढ़ने पर हमें खुद समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। ठीक है, देखिए, एक ठेकेदार ने भुगतान राशि में परिवर्तन किए बिना, यानी कि भुगतान राशि में परिवर्तन नहीं हुआ है, उसमें परिवर्तन बिना किए अपने श्रमिकों के लिए 1 सप्ताह के कार्य समय को 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर देता है, तो प्रति घंटे भुगतान की राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे श्रमिक एक हफ्ते में कितने 48 घंटे काम कर रहे थे, 48 घंटे काम कर रहे थे और 48 घंटे का उन्हें पेमेंट मिल रहा था, लेकिन अब उसके मालिक ने क्या किया, ठेकेदार ने क्या किया, तो पेमेंट तो उतना ही कर रहा है लेकिन काम के घंटे घटा दिए, 48 से घटाकर 36 कर दिए। ठीक है, तो प्रति घंटे काम का जो भुगतान था, प्रति घंटे काम का जो भुगतान था वो पहले से बढ़ तो जाएगा ही, यानी कि जब काम के घंटे कम हो गए और भुगतान उतना ही है तो प्रति घंटे भुगतान काम का जो भुगतान है उसमें वृद्धि होगी। तो वो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भुगतान का मतलब भुगतान बराबर हो जाएगा हमारा कितना, प्रति घंटे भुगतान यानी कि प्रति घंटे जितना भी भुगतान हो रहा है गुणा कुल घंटे। ठीक है, तो भुगतान तो स्थिर है तो भुगतान स्थिर रहेगा, यानी कि जब गुणनफल स्थिर रहेगा तो इन दोनों की गुणा जो है वो ये दोनों जो जिस अनुपात में बदलेंगे वो अनुपात एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए इस सवाल को सेकंडों में हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल
पहला क्या है, प्रति घंटे भुगतान। पहली संख्या हो गई प्रति घंटे भुगतान, दूसरी संख्या क्या है, कुल घंटे। तो हमें कुल घंटे कितने हैं, 48 से घटाकर 36 घंटे कर दिए और भुगतान हमें स्थिर रखना है। ठीक है, तो कुल घंटे का अनुपात निकाल लेंगे, कितना, किस अनुपात में चेंज हुए कुल घंटे। कुल घंटे जो है किस अनुपात में चेंज हुए, पहले 48 घंटे काम करवाया जा रहा था, अब जो है 36 घंटे काम करवाया जाएगा। तो इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे, 12 चौक 48, 12 तिया 36, यानी कि 4:3 आ गया। कुल घंटे यानी कि काम के कुल समय का, एक हफ्ते के समय का समय जो है किस रेशो में चेंज हुआ, 4:3 में चेंज हो गया। जब कुल घंटे का रेशो ये आ गया तो प्रति घंटे भुगतान का रेशो ठीक इसका उल्टा ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की गुणा ही तो है और गुणनफल स्थिर रखा जा रहा है, यानी कि भुगतान स्थिर रखा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि प्रति घंटे भुगतान में प्राप्त होने वाला जो अनुपात होगा वो ठीक इसका उल्टा होगा, यानी कि 3:4 होगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि पहले भुगतान अगर 3 हो रहा था प्रति घंटे और अब 4 होगा, यानी कि कितना बढ़ गया, पहले से 1 बढ़ गया। ठीक है, जब 1 बढ़ गया तो ये 1 पहले प्रति घंटे के भुगतान से कितना ज्यादा है प्रतिशत में, ये निकाल लेंगे, यानी कि 1/3 का कितना प्रतिशत है ये निकाल लेंगे। तो यानी कि 1/3 गुणा 100%। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.1/3% आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू में 1/3 जो है प्रतिशत में किसके बराबर होता है, फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 किसके बराबर होती है, 33.1/3% के बराबर होती है। तो 1/3 को जब प्रतिशत में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 33.1/3%। तो प्रति घंटे भुगतान में कितनी वृद्धि होगी, 33.1/3% की वृद्धि होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 5 सवाल किए और एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल किए। उस कॉन्सेप्ट को मैंने बिल्कुल वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया था। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर जितने भी सवाल बनते हैं, ये कभी एग्जाम में आते हैं और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू वो सवाल है, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं, बशर्ते अच्छी प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।